देवांशी की बातें सुनकर अभीर को अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। उसे याद आता है कि देवांशी किस तरह उसकी कही हुई हर बात बिना किसी सवाल के मानती थी। उसने कभी भी उसकी किसी बात से मना नहीं किया था, वो भी सिर्फ इस उम्मीद में कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन उसने क्या किया, देवांशी आगे कहती है, लेकिन वो फिर भी हमेशा मुझ पर गुस्सा करते थे और मुझे डांटते रहते थे। मुझे लगा था कि वो उन सभी बुरे लोगों से अच्छे होंगे, लेकिन वो भी मेरे साथ उन्हीं सभी की तरह व्यवहार करते थे। ये सब कहते हुए देवांशी बहुत ज़ोरों से रोने लगी थी। आज नशे में देवांशी अपने दिल की बात, अपना दर्द अबीर को बता रही थी। अबीर तुरंत देवांशी को अपने गले से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। देवांशी भी अबीर की शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठियों में कस लेती है। देवांशी के आंसू अबीर की शर्ट को भिगो रहे थे। अबीर अपने हाथ से लगातार देवांशी के बाल और पीठ को सहला रहा था ताकि वो शांत हो सके। साथ ही अबीर के दिमाग में देवांशी की कही हुई एक ही बात चल रही थी, वो भी मेरे साथ उन्हीं बुरे लोगों की तरह व्यवहार करते थे। देवांशी किन लोगों के बारे में बात कर रही थी और वो लोग देवांशी के साथ कैसा व्यवहार करते थे। अबीर जितना ज़्यादा देवांशी के बारे में जानने की कोशिश करता, वो उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही थी। कुछ देर बाद अबीर को अपने सीने पर देवांशी की धीमी चलती हुई सांसें महसूस होती है। अबीर अपना सर नीचे कर देवांशी को देखता है, जो कि उसके सीने पर अपना सर रख नशे के कारण सो चुकी थी। इस समय सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। नशे और रोने के कारण देवांशी के नाक और कान लाल हो चुके थे, जो उसकी क्यूटनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे, जिसे रजिस्ट कर पाना अबीर के लिए भी मुश्किल हो चुका था। अबीर देवांशी को आराम से बेड पर सुलाता है। देवांशी को सुलाने के बाद अबीर वहाँ से बाथरूम में फ्रेश होने जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। अबीर पीछे घूमकर देखता है तो देवांशी बेड पर बैठ चुकी थी। देवांशी को इस तरह बैठे देख अबीर अपना सर ना में हिला देता है। अबीर देवांशी के पास जाकर इस बार अपनी थोड़ी सख्त आवाज़ में कहता है, देवांशी चुपचाप सो जाओ, अब कोई बदमाशी नहीं। लेकिन इस बार देवांशी अबीर की सख्त आवाज़ सुनकर डरती नहीं है, बल्कि वो गुस्से से अबीर को देखते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। और आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी। देवांशी किसी का ऑर्डर नहीं सुनेगी। देवांशी का उल्टा जवाब सुन इस बार अबीर भी शॉक हो जाता है। ये पहली बार था जब देवांशी ने अबीर की किसी बात को काटा था, वरना आज से पहले तो देवांशी से जो भी कहता था अबीर, देवांशी चुपचाप उस बात को मान लेती थी। अबीर अभी अपनी जगह पर खड़ा ही था, तभी देवांशी गुस्से में चलकर अबीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस समय नशे के कारण देवांशी के पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी अपने आप को सीधा खड़ा रखने की। देवांशी अबीर के सामने खड़े होकर अपने हाथों को चेस्ट पर क्रॉस करके अपने दोनों गालों को फुलाकर गुस्से में अबीर को घूरने लगती है। लेकिन देवांशी के इस तरह घूरने पर अबीर को देवांशी और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। देवांशी के वो गुलाबी गाल जो उसने फुला रखे थे, उनमें वो हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। देवांशी अबीर को घूरते हुए आगे कहती है, आप हमेशा मुझे धमकी देते हैं ना, अगर मैं आपकी बात नहीं मानी तो वरना वरना तो देवांशी आगे की लाइन भूल जाती है। उसे याद ही नहीं आता उसे आगे क्या कहना है, इसीलिए वो अपनी चिन पर उंगली रखकर सोचने लगती है अबीर आगे क्या कहता था। तभी अबीर उसके सेंटेंस को पूरा करते हुए कहता है, वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। अपना सेंटेंस पूरा होने पर देवांशी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो कोशिश करती है, हाँ यही यही तो, आप मुझे किस कर लेंगे। अचानक ही देवांशी वापस अपने चेहरे पर गुस्सा लाकर कहती है, आप बार बार देवांशी को धमकी देते हैं ना कि आप उसे किस कर लेंगे, तो आज मैं ही आपको किस करूंगी। कहते हुए देवांशी ने अपने छोटे छोटे हाथों से अबीर का चेहरा पकड़ लिया। छोटी सी देवांशी अबीर के सिर्फ सीने तक ही आती थी। देवांशी अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर खड़ी होकर अबीर को किस करने की कोशिश करने लगती है। अबीर देवांशी के एक्शन को देख पहले ही शॉक में जा चुका था। देवांशी अबीर को किस करने के लिए अपने होंठ बाहर निकाल अबीर के चेहरे के पास जाती है। देवांशी के उन चेहरे जैसे रसीले होठों को देखकर अबीर का भी अपने ऊपर से कंट्रोल लूज होने लगा था। अबीर नहीं चाहता था कि वो देवांशी को किस करे, लेकिन अबीर की बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। देवांशी और अबीर के होठों के बीच अब सिर्फ 1 इंच का फासला था। उन दोनों के होंठ एक दूसरे को छूते इससे पहले अबीर होठों के बीच अपने हाथों को ले आता है, जिसके कारण उनकी किस अधूरी रह जाती है। अबीर तुरंत देवांशी को अपने आप से दूर धक्का दे देता है, जिसके कारण देवांशी पीछे हो जाती है, लेकिन तुरंत खड़ी होकर अपने कदम अबीर की तरफ बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से अबीर भी डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है। ये पहली बार था जब अबीर सिंह ओबरॉय डर कर अपने कदम पीछे ले रहा था, वो भी एक 5 फुट 3 इंच की लड़की के कारण। पीछे होते हुए अबीर का पैर सोफे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस ना बनाने के कारण वो नीचे गिर जाता है। अबीर के सोफे से खड़े होने से पहले ही देवांशी अबीर की गोद में बैठ जाती है। इस समय देवांशी के दोनों पैर अबीर की कमर के दोनों तरफ थे, साथ ही देवांशी की बॉडी अबीर के ऊपर पिन थी। वो दोनों इस समय एक इंटीमेट पोजीशन में बैठे हुए थे। देवांशी की चेस्ट अबीर के सीने को
टच कर रही थी, जिसके कारण अबीर को अपनी बॉडी में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। देवांशी वापस अबीर की तरफ झुककर उसे किस करने के लिए अपने होठों को करीब लाने लगती है। अब अबीर का भी अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो चुका था। अबीर भी देवांशी को किस करने के लिए देवांशी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन किस करने से पहले ही देवांशी नशे के कारण वापस हो जाती है। इसके बावजूद देवांशी और अबीर के होंठ एक दूसरे को हल्का सा छू लेते हैं। इस हल्की सी किस्से अबीर की पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ जाता है। अबीर को अब आगे कुछ हलचल महसूस नहीं होती। तब अपनी आंखें खोल देवांशी को देखता है, जो एक बार फिर उसके सीने पर सो चुकी थी। अबीर अपना सर सोफे की हेडेक से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर अभी कुछ पहले के मोमेंट को याद करने लगता है। अबीर अपने होठों पर वो गर्माहट महसूस कर सकता था जो उनकी ना के बराबर किससे थी। अबीर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर अपने होठों को छूता है तो अबीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। देवांशी इस समय अबीर की इस स्माइल को देखती तो वो देखती ही रह जाती। अबीर स्माइल करता हुआ इतना हैंडसम लग रहा था। अबीर बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। उसके बाद वो देवांशी को अपनी गोद में उठाकर बेड के पास आता है और देवांशी को आराम से बेड पर सुलाकर कंबल से कवर कर देता है। उसके बाद अबीर बालकनी में चला जाता है। अबीर बालकनी से उस काले आसमान को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। बहुत देर बालकनी में खड़े रहने के बाद अबीर वापस रूम में आता है। अबीर आकर बेड पर देवांशी के साइड में लेट जाता है। अबीर रूम की लाइट ऑफ करके जैसे अपनी आंखें बंद करता है, अबीर को अपनी चेस्ट पर कुछ भार महसूस होता है। अबीर अपनी आंखें खोलकर रूम में फैली हुई हल्की रोशनी में देवांशी के चेहरे को देखता है, जो इतना बड़ा बेड होने के बावजूद भी आकर अबीर के ऊपर सो रही थी। देवांशी की इस हरकत पर अबीर के चेहरे पर एक बार फिर स्माइल आ जाती है। अबीर देवांशी के चेहरे को देखते हुए कहता है, आज तुमने जो कुछ भी किया उसकी पनिशमेंट कल तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर अबीर देवांशी को अपनी बाहों में भर लेता है। नेक्स्ट डे देवांशी के चेहरे पर धूप पड़ने के कारण वो धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल बेड पर बैठ जाती है। बेड पर बैठते ही देवांशी के सर में तेज दर्द होता है, जिससे वो अपना सर पकड़ लेती है। तभी देवांशी के कानों में अबीर की आवाज़ आती है, टेबल पर नींबू पानी रखा है, पी लो, दर्द हैंगओवर उतर जाएगा। अबीर की आवाज़ सुन देवांशी अपना सर उठाकर सामने बैठे अबीर को देखती है, जो अपना मोबाइल चला रहा था। उसके बाद टेबल पर रखे नींबू पानी के गिलास को देवांशी अपना हाथ बढ़ाकर नींबू पानी लेकर धीरे धीरे पीने लगती है। नींबू पानी पीने के बाद अब देवांशी के सर का दर्द कम हो गया था। सर के दर्द कम होने पर देवांशी ध्यान से अपने आसपास देखती है। देवांशी रात की बात याद करते हुए कहती है, हम तो छत पर थे ना, फिर हम यहाँ नीचे कैसे आए, हमारा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। देवांशी अभी भी इन्हीं बातों को सोच रही थी। सोफे पर बैठा अबीर जब देवांशी की बातें सुनता है तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर देवांशी की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे अपनी रूड वॉइस में कहता है, ये सब तुम्हारे नशे की वजह से हुआ है। अबीर की बात सुन देवांशी अपना सर ऊपर कर अबीर को देखती है। नशा? और मैंने नशा नहीं करती, पक्का। देवांशी जल्दी से अबीर से कहती है, तो तुम्हारा कहना है मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहते हुए अबीर अपनी आंखें छोटी करके देवांशी को घूरने लगता है। अबीर के घूरने पर देवांशी डरते हुए कहती है, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो वो देवांशी के पास आगे कहने के लिए शब्द नहीं थे। कल तुमने गलती से रेड वाइन पी ली थी। मैंने रेड वाइन पी, लेकिन हमने ऐसा कब किया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अबीर की बात सुन देवांशी अपने मन में सोचती है। अबीर देवांशी को घूरते हुए कहता है, कल रात तो तुम्हारी बहुत जुबान चल रही थी, अब क्या हुआ। अबीर की बात सुन देवांशी डरते हुए कहती है, हमने कल रात को क्या कुछ गलत किया था। अबीर अपना सर हाँ में हिला देता है। देवांशी डरते हुए कहती है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अगर मैंने नशे में कुछ किया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे याद नहीं है मैंने कल रात क्या किया था, लेकिन ज़रूर मेरी ही गलती होगी। क्या मैंने नशे में आपको परेशान किया था? क्या मेरी ज़ुबान ज़्यादा चल रही थी? अब क्या आप मेरी जीभ काट देंगे? प्लीज़ ऐसा मत करना। डरती हुई देवांशी कुछ भी बड़बड़ा रही थी। देवांशी को डरता कहीं उसने कल रात नशे में ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया जिसके लिए बाद में अबीर उसे पनिशमेंट देगा। अबीर को देवांशी का डरा हुआ चेहरा देख बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अबीर देवांशी को और परेशान करने के लिए धीरे धीरे देवांशी के ऊपर झुकने लगता है। अपने ऊपर अबीर को झुकता देख देवांशी भी डर से धीरे धीरे नीचे की ओर बेड पर झुकने लगी थी। कुछ ही समय में अबीर पूरी तरह से देवांशी पर झुका हुआ था और देवांशी बेड पर लेटी हुई थी। अबीर के दोनों हाथ देवांशी के दोनों तरफ थे। देवांशी अबीर को देख डरते हुए अपना थूक घटक रही थी। देवांशी के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। अबीर देवांशी को घूरते हुए कहता है, कल रात तुमने मुझसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की, साथ ही तुमने मुझे धमकी भी दी। अबीर की बात सुन देवांशी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। देवांशी को ये उम्मीद नहीं थी कि उसने कल रात ऐसा कुछ किया होगा। देवांशी अपने मन में सोच रही थी, शायद अब अबीर गुस्से में उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करेगा।
या फिर उसे घर से बाहर निकाल देगा। ये सोचकर देवांशी और ज़्यादा डर रही थी। देवांशी के चेहरे पर डर अबीर भी साफ देख पा रहा था। अबीर अपने शरीर को देवांशी के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से छोटी सी देवांशी पूरी तरह अबीर के नीचे दब गई थी। देवांशी के लिए अबीर का वजन किसी पहाड़ के जैसा था, साथ ही उन दोनों की चेस्ट भी एक दूसरे को टच कर रही थी। अबीर अपना एक हाथ बढ़ाकर देवांशी की कमर पर रख देता है, जिससे देवांशी की पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। साथ ही अबीर धीरे धीरे देवांशी की कमर को सहला भी रहा था, जिससे देवांशी की बॉडी सहल रही थी। अब अबीर की नज़र एकटक देवांशी के हिलते होंठों पर थी, जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अबीर धीरे धीरे देवांशी के होंठों की तरफ झुकने लगा था, जिसके कारण देवांशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी देवांशी को अपने होंठों पर गर्माहट महसूस होती है, जिससे देवांशी तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। देवांशी की आंखों के सामने अबीर का चेहरा था, जो अपनी आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। देवांशी तुरंत अपना चेहरा इधर उधर करके अबीर से छूटने की कोशिश कर रही थी। देवांशी को छूटने के लिए इतनी मेहनत करता देख अबीर अपने दूसरे हाथ को देवांशी की गर्दन के पीछे ले जाकर देवांशी की गर्दन को एक जगह लॉक कर देता है। अबीर के नीचे होने के कारण देवांशी चाहकर भी अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी। आखिर में जब देवांशी अपने आप को अबीर की गिरफ्त से नहीं छुड़ा पाती, तो वो हार मानकर अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है। देवांशी अपना चेहरा अबीर के सीने में छिपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अबीर जब अपने सीने पर देवांशी की गर्म सांस महसूस करता है, तो उसे अपनी बॉडी में चेंजेस फील होने लगते हैं। अबीर अपने सीने में छिपे हुए देवांशी का चेहरा बाहर निकाल अपने हाथों पर उसे गौर से देखने लगता है। फिर वो वापस से धीरे धीरे देवांशी की तरफ झुकने लगता है। अबीर के झुकने पर देवांशी को लगता है वो वापस उसे किस करने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। देवांशी के यूं आंखें बंद करने पर अबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अबीर झुककर देवांशी की लाल हो चुकी नाक पर किस करके खड़ा हो जाता है। देवांशी को जब बहुत देर तक कुछ फील नहीं होता है, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अबीर देवांशी के सामने अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले खड़ा था। अबीर देवांशी को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी फैंटेसी पूरी हो गई हो तो जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम जा रहे हैं। अपनी बात कहने के बाद अबीर वहाँ ज़्यादा नहीं रुकता और रूम से बाहर चला जाता है। अबीर के जाने के बाद देवांशी को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। वो क्यों अपनी आंखें बंद कर अबीर की किस करने का इंतजार कर रही थी। साथ ही देवांशी का अभी थोड़ी देर पहले अबीर का खुद को किस करना याद आता है, जिससे देवांशी के हाथ खुद ब खुद अपने होठों पर चले जाते हैं। साथ ही देवांशी को अपना चेहरा गर्म होते हुए महसूस होता है। देवांशी जल्दी से बेड से खड़ी होकर क्लोजर से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद वो बाहर आती है। इस समय देवांशी ने एक फ्लावर प्रिंटेड नी लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। देवांशी उसके बाद रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे देवांशी का इंतजार कर रहे थे। साथ ही नील और विवेक हंसी मजाक भी कर रहे थे। विवेक हंसते हुए कहता है, रुद्र भाई आपको पता है कल मैंने 8वां अजूबा देखा। कल द ग्रेट अभीर सिंह ओबरॉय ने सॉरी कहा। विवेक ने ये बात इस तरीके से कही थी कि वहाँ बैठा हर कोई अपना मुंह दबाकर हंस रहा था, लेकिन अभीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रुद्र अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, और तुमने देखा कल रात भाई किस तरह भाभी को बच्चों की तरह पैम्पर कर रहे थे, और भाई की आवाज़ कितनी स्वीट थी। वो सभी इसी तरह अबीर का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे अबीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब अबीर का गुस्सा अपने लिमिट पर पहुंच जाता है, तो वो अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए तेज आवाज में कहता है, शट अप। अब अगर तुम्हारे मुंह से अबीर इतना ही कह पाया था, तभी उसके कानों में किसी के पायलों की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनते ही अबीर का गुस्सा कहीं गायब हो जाता है। वो पलट कर देखता है तो देवांशी धीरे धीरे चलकर अबीर के पास आ रही थी। देवांशी को देखकर अबीर की नज़र देवांशी पर ही ठहर जाती है। देवांशी आकर धीरे से अबीर की साइड वाली कुर्सी पर अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। देवांशी को भी अपने ऊपर अबीर की नज़रें फील हो रही थी, लेकिन अभी भी जो रूम में हुआ उसकी वजह से देवांशी की हिम्मत नहीं हो रही थी वो अपना सर उठाकर अबीर को देखे। अबीर को इस तरह देवांशी को देखने पर आयशा कहती, अबीर क्या भाभी को देखने के लिए रात कम पड़ गई जो तुम्हारी नज़रें अभी भी भाभी से नहीं हट रही है। आयशा की बात सुनकर सभी फिर से अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। अबीर भी अपनी नज़र देवांशी से हटा लेता है। उसके बाद सभी शांति से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वो सभी लिविंग हॉल में आ जाते हैं। आज वो सब वापस इंडिया जाने वाले थे। बाहर उनकी गाड़ियां तैयार थी। सब धीरे धीरे विवेक और नील को बाय करके निकल जाते हैं। विवेक रोने का नाटक करते हुए ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे उनके जाने का कितना दुख हो। विवेक की नौटंकी को हर कोई समझ रहा था। दिवांशी विवेक के पास जाकर विवेक के नकली आंसुओं को पोंछते हुए कहते, विवेक भैया आप रोइए मत, अगर आप चाहे तो मैं यहीं आपके पास रुक जाती हूँ, पर प्लीज़ आप रोना बंद करो। दिवांशी की मासूमियत देख सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अबीर गुस्से से दिवांशी का हाथ पकड़ उसे विवेक से दूर करके अपने पीछे छिपा लेता है। अबीर विवेक को घूरते हुए कहता है, अपना ये नाटक बंद करो, और मैं कल रात की बात भूला नहीं हूँ। तुम्हारा क्या करना है ये तुम्हारे इंडिया आने पर तय होगा। अबीर की वार्निंग सुन विवेक जल्दी से अपना रोना बंद करके चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए कहता है, भाई आप भी ना क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो, थोड़ा तो चिल क्या करो। विवेक की बात सुन सभी एक बार फिर से मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। अबीर उसके बाद दिवांशी को घूरते हुए कहता है, और तुम बेवकूफ़ी वाले बातें बंद करो।
तुम हमारे साथ चल रही हो। फिर वो सभी गाड़ियों पर बैठ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी गाड़ियाँ एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। वो सभी आकर अबीर की प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब पहली बार देवांशी और अभीर प्लान में एक साथ बैठे थे, तब दोनों के मन में कोई भी फीलिंग नहीं थी। लेकिन आज दोनों के मन में एक दूसरे की चिंता और प्यार था। बस कहने की देर थी। देवांशी ने तो शादी के वक्त ही अभीर को अपना सब कुछ मान लिया था। बस अब अभीर का मानना बाकी था। प्लान जैसे ही उड़ान भरने के लिए चलता है, देवांशी को डर ना लगे इसीलिए अभीर देवांशी का हाथ पकड़ लेता है। अभीर के हाथ पकड़ने पर देवांशी भी अपनी पकड़ अभीर के हाथ पर मजबूत कर देती है। साथ ही देवांशी के चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है। प्लेन के उड़ने के बाद देवांशी का डर अब खत्म हो चुका था। वो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगती है। रुद्र और आयशा भी अपनी बातें करने में बिजी थे। कुछ समय बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट उनके पास आती है और उन्हें लंच सर्व करके चली जाती है। सभी अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद देवांशी को धीरे धीरे नींद आने लगी थी। देवांशी सीट से अपना सर टिकाकर सो जाती है। अभी जब देवांशी को सोते हुए देखता है तो वो देवांशी का सर अपने कंधे पर रखकर गौर से सोती हुई देवांशी का चेहरा देखने लगता है। रुद्र और आयशा जो पीछे ही बैठे हुए थे, वो अबीर और दिवांशी के इस मोमेंट की फोटो क्लिक कर रहे थे ताकि बाद में उन्हें दिखा सके। उनके पास अबीर और दिवांशी की बहुत सी फोटोज थी, जैसे छत पर नशे की हालत में दिवांशी को संभालना, उनकी घूमने की पिक, अबीर और दिवांशी की मार्केट में घूमते हुए पिक, और भी बहुत सारी फुटेज उनके पास थी जिन्हें उन्होंने छिपाकर खींचा था। रात के 8 बजे उनका प्लान मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वहां पर रियांश और अबीर के बॉडीगार्ड पहले से ही मौजूद थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। जेट के लैंड होने के बाद उसमें से रुद्र, आयशा, अबीर और देवांशी बाहर निकलते हैं। देवांशी अभी भी सो रही थी। इस कारण अबीर ने देवांशी को अपनी गोद में लिया हुआ था। देवांशी भी पूरी तरह अबीर के सीने में छिपे हुए थी। रेयांश दोनों को इस तरह देखकर शौक भी था, लेकिन साथ में वो खुश भी था। आखिर अबीर और देवांशी का रिश्ता आगे बढ़ रहा था। रेयांश अपने मन में कहता है, लगता है अबीर के दिल में देवांशी के लिए जज्बात, बस अब अबीर जल्द ही अपने दिल के जज्बातों को समझ जाए। वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स ने भी अपने बॉस और मैडम को देखकर सर झुका लिया था। अबीर की गाड़ी के पास आने पर एक जल्दी से कार का दरवाज़ा ओपन कर देता है। अबीर भी देवांशी को गोद में लिए आकर कार में बैठ जाता है। रुद्र और आयशा भी अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन रेयांश अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। रेयांश को खड़ा देख अबीर रेयांश को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा क्या रात भर यहीं खड़े रहने का इरादा है? अबीर की बात सुनकर रेयांश अपने सेंस में आता है और जल्दी से आकर कार में बैठ जाता है। रेयांश के बैठने पर सभी कारें वहाँ से निकल जाती है। लगभग एक घंटे बाद वो सभी एएस मेंशन पहुंच जाते हैं। अबीर देवांशी को लेकर कार से बाहर निकलता है और अपने रूम में चला जाता है। बाकी सभी भी कार से बाहर निकलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने डिनर भी रूम में ही मंगवा लिया था। रेहांस भी अपने रूम में आराम करने चला जाता है। रूम में आने के बाद अबीर देवांशी को बेड पर बिठाकर कहता है, रैबिट वेकअप, चलो अपनी आंखें खोलो, हम घर पर है। डिनर करने के बाद फिर सो जाना। अबीर के जगाने पर पहले तो देवांशी नहीं जगती, लेकिन अबीर के बार बार हिलाने पर देवांशी अपनी आंखों को खोलकर कहती है, नहीं मुझे अभी और सोना है। लेकिन अभी देवांशी की एक भी बात नहीं मानता। हे रैबिट, चलो पहले डिनर कर लो, उसके बाद सो जाना। इतने ही समय में रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अभी जाकर दरवाज़ा ओपन करता है। दरवाजे पर एक मेड डिनर की ट्रॉली लेकर खड़ी थी। अभीर मैट के हाथों से ट्रॉली लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अभीर डिनर को टेबल पर रखता है। फिर वो देवांशी को ज़बरदस्ती बेड से खड़ा करके सोफे पर बिठाकर अपने हाथों से डिनर कराता है। देवांशी भी नींद में ही अभीर के हाथों से डिनर कर लेती है। देवांशी को डिनर कराने के बाद अभीर खुद भी डिनर करता है। उसके बाद वो देवांशी को आराम से अपनी गोद में उठाकर बेड पर सुला देता है। देवांशी को सुलाने के बाद अभीर खुद भी आकर बेड पर लेट जाता है और देवांशी को अपनी बाहों में भर लेता है। देवांशी भी अपना उसे हक करके सो जाती है। अभीर भी झुककर देवांशी के माथे पर किस करता है, जिससे देवांशी के चेहरे पर नींद में ही स्माइल आ जाती है। अभीर भी देवांशी को टाइट हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। देवांशी की खुशबू को महसूस करते हुए अभीर को भी जल्दी ही नींद आ जाती है। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में चले जाते हैं, अपने आने वाले कल से बेखबर। अगली सुबह अभीर रोजाना की तरह उठता है, जल्दी उठ जाता है। सुबह पहले वो अपनी बाहों में सोती देवांशी को देखता है। उसके बाद अभीर आराम से देवांशी के सर के नीचे से अपना हाथ निकालता है। फिर वो देवांशी के चारों तरफ तकियों के दीवार बनाता है ताकि वो गिर ना जाए। इतना सब कुछ करने के बाद अभीर देवांशी के सोते हुए चेहरे को देखने के बाद अपने जिम के लिए चला जाता है। सुबह 7 बजे देवांशी की नींद खुलती है। वो आराम से अंगड़ाई लेते हुए खड़ी होती है। तभी कमरे का डोर ओपन होता है और अभीर रूम में एंटर करता है। अभीर की ऊपरी बॉडी नेक्ड थी, जो पसीने से भीगी हुई थी। इस समय अभीर इतना हैंडसम लग रहा था, देवांशी अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। अभीर भी देवांशी को अपने आप को इस तरह घूरता हुआ देख लेता है, जिसे देख अभीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। साथ ही उसे अपने मन में खुशी होती है। आखिर उसका जिम में इतनी मेहनत करने का फल उसे मिल ही रहा था। अभीर को नहीं पसंद था कि कोई लड़की उसे देखे, लेकिन देवांशी का देखना उसे खुशी पहुंचा रहा था। देवांशी अभीर को देखते हुए इतना खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ
हुआ अबीर उसके कितना नज़दीक आया है। अबीर धीरे से कहता है, डू यू वॉन्ट टच टू देम? देवांशी भी खोए हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। अबीर देवांशी का हाथ पकड़ उसे अपने एब्स पर रख देता है। अबीर के एब्स को अपने हाथों से छूते हुए देवांशी अपने सेंस में वापस आ जाती है। देवांशी अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। कुछ ही पल में देवांशी वापस अबीर की बॉडी में खो जाती है। देवांशी अपने हाथ धीरे धीरे अबीर के एब्स पर फेरने लगती है। उसे इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। वो अपना हाथ अबीर के दिल के पास ले जाकर उसकी धड़कनों को महसूस करने लगती है। देवांशी की इस तरह छूने पर अबीर भी मदहोश हो रहा था। लेकिन तभी देवांशी अपने सेंस में वापस आती है। उसे रियलाइज़ होता है वो कितनी बेशर्मी से अबीर के एब्स को छू रही थी। देवांशी को अब अपना चेहरा गर्म होता महसूस हो रहा था। देवांशी तुरंत अबीर के सीने से हाथ हटाकर बाथरूम के अंदर भाग जाती है। देवांशी के अचानक भागने से अबीर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। फिर वो भी वहाँ से दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। बाथरूम के अंदर आकर देवांशी डोर को लॉक करके गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कम करने लगती है। देवांशी मिरर में अपने चेहरे को देखती है जो किसी टमाटर की तरह लाल था। देवांशी अपने आप से कहती है, देवांशी तो क्या पागल हो गई थी? तो भला उन्हें ऐसे कैसे छू सकती है? क्या तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? बहुत देर तक अपने चेहरे को आईने में देखने के बाद देवांशी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। वो वार्डरोब से एक लाइट पर्पल कलर का सूट निकाल वापस बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद वो तैयार होकर बाहर आती है। इतने समय में अबीर भी दूसरे रूम में शावर लेकर आ चुका था। अबीर आकर सीधा वार्डरोब से कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। देवांशी भी रूम से बाहर निकल जाती है। वो किचन में आकर सर्वेंट की ब्रेकफास्ट बनाने में मदद करने लगती है। ब्रेकफास्ट तैयार होने के बाद देवांशी उसे डाइनिंग टेबल पर रख देती है। इतनी देर में अबीर भी नीचे आ जाता है। अबीर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। देवांशी अबीर को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अबीर जब डाइनिंग टेबल पर रुद्र और आयशा को नहीं देखता तो एक सर्वेंट से पूछने पर पता चलता है कि ज़्यादा थके होने के कारण वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही करने वाले हैं। अबीर सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देता है। अबीर देवांशी को देखता है जो खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। अबीर कहता है, अब तुम्हारा सिर्फ खड़े रहने का इरादा है या ब्रेकफास्ट भी करोगी? अबीर के कहने पर देवांशी अपने सेंस में आती है। वो अबीर की साइड चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अबीर और देवांशी अपने चेयर से खड़े होते हैं। अबीर वापस रूम में जाकर अपना मोबाइल और लैपटॉप बैग उठाकर नीचे आता है। फिर वो देवांशी को इग्नोर करता हुआ बाहर जाने लगता है। देवांशी जो लिविंग हॉल में खड़ी अबीर को ही देख रही थी। अबीर का इग्नोर करके जाना उसे अच्छा नहीं लगता है। इतने दिनों में उसे अबीर की अटेंशन और उसकी केयर की आदत हो गई थी। उसे कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में इस बात का बुरा लग रहा था। अबीर भी देवांशी को इग्नोर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने दिल में देवांशी के लिए उठ रहे जज़्बातों को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने आप से वादा किया था कि वो अब देवांशी से दूर रहेगा। अबीर घर से बाहर निकलकर बाहर खड़ी कार की तरफ चलने लगता है। ड्राइवर तुरंत अबीर के लिए बैक सीट का डोर ओपन करता है। अबीर के बैठने के बाद वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। अबीर की कार के पीछे ही बॉडीगार्ड की कारें भी निकल जाती है। देवांशी जो बाहर गेट पर खड़ी होकर अबीर को देख रही थी, वो एक बार फिर उसकी तरफ पलट कर देखेगा, लेकिन अबीर के एक भी बार ना पलटने पर वो अपने उदास चेहरे के साथ वापस अपने रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद अबीर की कार आकर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर रुकती है। एक गार्ड जल्दी से कार का गेट ओपन करता है। अबीर अपना कोट ठीक करते हुए कार से बाहर निकलकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अबीर सीधा अपने कैबिन में आकर काम करने लगता है। अबीर का पूरा ध्यान काम में ही लगा हुआ था। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। अभीर के कमेंट करने पर रियांश हाथ में एक फाइल लिए कैबिन में एंटर करता है। इस समय रियांश के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। रियांश अभीर के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए कहता है, तो कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? रियांश की बात सुन अभीर रियांश को घूरते हुए कहता है, मतलब? रियांश एक नोटी स्माइल के साथ कहता है, मतलब साफ है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी हनीमून ट्रिप कैसी रही। मतलब तुम्हें तो भाभी के साथ बहुत मजा आया होगा। कहीं तुमने भाभी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? रियांश की उटपटांग बातें सुन अभीर गुस्से से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और अपना ध्यान काम पर लगाओगी तो अच्छा होगा। अभीर की बात सुन रियांश सड़ा सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम्हें क्या कभी काम के अलावा कुछ और सोचता है? फिर वो अपने चेहरे की एक्सप्रेशन सीरियस कर कहता है, अभीर क्या तुझे भाभी से प्यार है? रियांश की बातों में सीरियसनेस को देखकर अबीर भी अपनी शांत आवाज़ में कहता है, और तुम ये क्यों जानना चाहते हो? अबीर, मैंने तेरी आंखों में भाभी के लिए चिंता देखी है। मैं तो बस जानना चाहता हूँ तू क्या सच में भाभी से प्यार नहीं करता? रियांश कहता है, नहीं, मुझे उस लड़की से कोई प्यार नहीं है। वो सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी है जिसे मैं निभा रहा हूँ। अबीर अपना चेहरा फिरते हुए कहता है। रियांश अबीर के चेहरे को देखते हुए कहता है, और तू ये बात मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कह रहा? लेकिन अबीर अभी भी रियांश को नहीं देखता, वो सिर्फ फाइल में देखता रहता है। रियांश एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, अच्छा चल ठीक है, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या तू अभी भी आयशा से प्यार करता है? अभी रियांश का सवाल सुन सोच में पड़ जाता है। वो बहुत देर सोचने के बाद कहता है, आयशा अब रुद्र की है तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब है,
अभीर, कहीं ऐसा ना हो तू अपने पास्ट के चक्कर में अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बर्बाद कर दे। समय एक बार चला जाता है तो वो कभी लौट के नहीं आता। इसीलिए मैं बस इतना चाहूंगा कि तू अपने प्रेजेंट यानी भाभी पर ध्यान दे, वरना फिर से अकेला ही रह जाएगा। रियांश की बात खत्म करने के बाद पूरे कैबिन में शांति हो जाती है। अभीर भी रियांश की कही हुई बातों को सोच रहा था। बहुत देर की शांति के बाद रियांश अपने हाथ में पकड़ी फाइल अभीर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये आज की मीटिंग की डिटेल है। और फिर अपनी घड़ी में टाइम देख, 5 मिनट बाद मीटिंग है तो जल्दी करना। रियांश चेयर से खड़ा होकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। रियांश के जाने के बाद अभीर भी उस फाइल को अच्छे से देखने के बाद वो भी कैबिन से बाहर निकलकर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। अभीर जब मीटिंग रूम में एंटर करता है तो वहाँ पर 3 पर्सन पहले से ही बैठे हुए अभीर का इंतजार कर रहे थे। रियांश भी मौजूद था। अभीर के आने पर वो सभी अभीर को ग्रीट करते हैं। अभीर बस अपना सर हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा करता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। सामने बैठे आदमी मिस्टर मेहता थे, जो यहाँ ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। अभीर भी बहुत गौर से प्रोजेक्ट को देख रहा था। प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए उन्हें 1 घंटा हो जाता है, लेकिन अभी भी उनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच अभीर का मोबाइल रिंग होता है, लेकिन मोबाइल के साइलेंट होने के कारण उसे इस बात का पता नहीं चलता। अभीर का मोबाइल रिंग होकर बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद रियांश का मोबाइल रिंग करता है। रियांश किसी के मोबाइल की रिंग की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान रियांश पर चला जाता है। अभीर घूर कर रियांश को देखता है। रियांश तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर चेक करता है तो उस पर रुद्र की कॉल आ रही थी। रियांश सभी को एक्सक्यूज करके कैबिन से बाहर निकल जाता है। रियांश जैसे ही रुद्र का कॉल पिक करता है, दूसरी तरफ से रुद्र की घबराई हुई आवाज़ आती है। रुद्र रियांश को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद रियांश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच जाती है। रियांश तुरंत भागकर मीटिंग रूम में आता है। वो अबीर के पास जाकर उसके कान में धीरे से कुछ कहता है, जिसे सुन अबीर का ऑरा एकदम से भयानक हो जाता है, जिसके कारण वहां बैठे हर शख्स को डर लगने लगता है। अबीर तेज आवाज में कहता है, मीटिंग ओवर, और चेयर से खड़ा होकर बाहर निकल जाता है। वहां बैठे तीनों लोग अबीर के इस तरह मीटिंग खत्म करने से शॉक थे, लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं पाता। उससे पहले ही अबीर रूम से बाहर जा चुका था। अब वो सभी रियांश को देख रहे थे। रियांश अभी से आराम से कहता है, हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बारे में आप सभी को बाद में इन्फॉर्म कर देगी। फिर रियांश मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। रियांश भागता हुआ अबीर के पीछे अबीर की कैबिन में आता है। कैबिन के अंदर अबीर गुस्से में खड़ा हुआ था। रियांश के आने पर अबीर सिर्फ एक शब्द कहता है, कैसे। इस समय रियांश बहुत अच्छे से जानता था कि अबीर कितने गुस्से में है। रियांश डरते हुए कहता है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी देर पहले रुद्र का कॉल आया था, उसने बताया। और रियांश रुद्र की कही हुई सारी बातें बता देता है। कुछ लोग भाभी को मॉल के बाहर से किडनैप करके ले गए। थोड़ी देर पहले रियांश को कॉल पर बताया गया था कि किसी ने देवांशी को किडनैप कर लिया है, जिसे सुनकर वो शॉक में आ गया था। फ्लैशबैक, अबीर के जाने पर देवांशी अबीर के रूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसे अबीर का इस तरह खुद को इग्नोर करके जाना अच्छा नहीं लग रहा था। देवांशी अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। रूम में आयशा एंटर करती है। आयशा जब देवांशी को इस तरह उदास देखती है तो देवांशी से पूछती है, भाभी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों? आयशा के पूछने पर देवांशी उसकी बात को टाल देती है, लेकिन आयशा देवांशी के चेहरे को देख साफ मालूम चल रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर है, लेकिन वो देवांशी को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी। इसलिए आयशा देवांशी के मूड फ्रेश करने के लिए एक प्लान सोचती है। आयशा चेहरे पर स्माइल के साथ आयशा देवांशी से कहती है, भाभी क्यों ना आप और मैं बाहर शॉपिंग पर चले। आयशा के पूछने पर देवांशी मना कर देती है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आयशा के ज्यादा जिद करने पर देवांशी को मानना पड़ता है। कुछ समय बाद देवांशी और आयशा मुंबई के सबसे बड़े मॉल में थे। ये वही मॉल था जिसमें पहली बार देवांशी अबीर के साथ आई थी, और अबीर ने उसके लिए कितनी सारी शॉपिंग की थी। आयशा देवांशी को लेकर अलग अलग शॉप के अंदर लेकर जाती है, लेकिन इस बीच कोई था जो लगातार देवांशी को देख रहा था। वो आदमी अपनी जेब से मोबाइल निकाल किसी को कॉल करके कहता है, बॉस वो लड़की हमें मिल गई है, वो यहाँ मॉल में है। अपनी लोकेशन भेजने के बाद वो कॉल कट कर देता है। देवांशी और आयशा इससे बेखबर अपनी शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग करने और घूमने के बाद वो मॉल से बाहर आते हैं। अब तक देवांशी भी सुबह की बातों को भूल चुकी थी। उसे आयशा की कंपनी में बहुत मजा आ रहा था। देवांशी बाहर सड़क पर खड़ी हो जाती है और आयशा अपने मोबाइल से ड्राइवर को कॉल करके बुलाने लगती है। इस बीच आयशा देवांशी से दूर चली जाती है। देवांशी आयशा को थोड़ी दूर खड़ी होकर देख रही थी। देवांशी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक से एक वैन देवांशी के सामने आकर रुकी। देवांशी कुछ कर पाती उससे पहले ही उसमें से 2 आदमी बाहर निकले और देवांशी को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। आयशा जैसे ही ये देखती है वो देवांशी को बचाने के लिए भागती है, लेकिन उससे पहले ही वो वैन देवांशी को लेकर जा चुकी थी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें, और आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े।
और हम नई नई स्टोरी लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।